हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी एकेडमी। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ फिजिकल केमिस्ट्री के 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के वीडियो को और उन क्वेश्चंस को जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। अगर हमारे पास कोल्ड वाटर में अगर कोई स्पीशीज होती हैं एक्वेटिक स्पीशीज तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं। ऐसा क्यों? तो उसके पीछे रीजन यह है बेटे कि जो हमारे पास जो गैसेज होते हैं, गैसेज का जो डिसोल्यूशन होता है वाटर के अंदर, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो हमारे पास ली शैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग टेम्परेचर को कम कर देते हैं तो फेवर होते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ली शैटलर प्रिंसिपल, यहाँ पे जितना हम टेम्परेचर कम कर देंगे गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। और जब गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी तो जो एक्वेटिक स्पीशीज होती हैं वो अपने ऑक्सीजन सप्लाई के लिए डिपेंड करते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन के ऊपर जो वाटर में डिजोल्व होती है। क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है तो वहां पे क्या होगा, वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ जाएगा और इसीलिए जो एक्वेटिक स्पीशीज होती हैं लो टेम्परेचर वाले पानी में कंफर्टेबल फील करती हैं। तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज प्रेफर्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स। ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल्स में भी पूछा जाता है और आपके पास एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मेजरमेंट करते हैं वो एक तो हम रूम टेम्परेचर पे करते हैं, सबसे बड़ी चीज। और दूसरी बात क्या होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसकी जो वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है वो अप्रिशिएबल वैल्यू होती है, मतलब कि वो बहुत ऐसी रिलायबल वैल्यू होती है जिसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं चाहे वो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन क्यों ना हो। और यही रीजन है कि हमारे पास जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स, तो उनके लिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को प्रेफर करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर KCl सॉल्यूशन इज नियरली डबल देन दैट ऑफ 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन। तो 1 मोलर शुगर सॉल्यूशन से इसका ऑस्मोटिक जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो डबल होगा। ऐसा क्यों होगा? तो हमें पता है कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होने की वजह से ये डिपेंड करता है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। और हमें दूसरी चीज पता है कि जो KCl है ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जब ये आयनाइज होता है तो आयनाइज होता है K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में, जिससे हमें 2 आयंस ऑब्टेन होते हैं। जबकि यहाँ पे जो दूसरा कंपैरिजन के लिए हमारे पास जो सब्सटेंस दे रखा है वो शुगर है। शुगर आयनाइज नहीं होता है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो यहाँ पे हम पर नंबर ऑफ आयंस नहीं मिलेंगे, मतलब ये जैसा है वैसे ही बना रहेगा। जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस डबल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ आयंस डबल हो जाएंगे मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो जाएंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, अगर ये डबल हो गया तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी डबल हो जाएगा। तो इसका रीजन यही है। नेक्स्ट अब कहते हैं कि वाई ऑन एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज टू 1 लीटर वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि अगर हमारे पास कभी भी कोई अगर हम एक सॉल्यूशन ले लें एक बीकर में, तो यहाँ पे जो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में जो कन्वर्ट होते हैं वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि हमारे पास जब कोई लिक्विड बॉयल होता है तो बॉयल होने पे उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाता है। जब हम ग्लूकोज को इसमें ऐड कर देंगे तो ग्लूकोज क्या होता है कि इसमें जब डिसॉल्व होगा तो सरफेस की कुछ स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर लेगा। और जब सरफेस की कुछ स्पेस को ये ऑक्यूपाई कर लेगा तो ये नॉन वोलेटाइल होने की वजह से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा। जबकि वाटर मॉलिक्यूल्स वोलेटाइल होते हैं, वो कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में। तो जब हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, जब प्योर वाटर ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में नंबर ऑफ वेपर ज्यादा होते हैं तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है। तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो जल्दी से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट जल्दी अप्रोच हो जाएगा या जल्दी रीच हो जाएगा। लेकिन क्या होता है जब हम ग्लूकोज को यहाँ डिसॉल्व कर देते हैं, क्योंकि ग्लूकोज के कुछ पार्टिकल्स ने सरफेस की कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है और वेपर प्रेशर कम हो गया है क्योंकि नंबर ऑफ वेपर्स कम हो गए हैं, इसलिए अब वेपर्स को फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट में वेपर्स को बनाना होगा और जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है इन दी फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और यही रीजन है कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। दूसरी चीज ये याद रखिए कि बॉइलिंग पॉइंट और जो वेपर प्रेशर होता है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा और अगर वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यही इसका रीजन है। नेक्स्ट बात आती है, अच्छा ये क्वेश्चन एक और चीज अगर पूछा जाता है कि मान लो कभी ये भी पूछ लेते हैं कि कभी अगर हमको किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? या वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ऐसा क्यों? तो ये भी रीजन
पूछा जा सकता है, तब भी आपको यही आंसर देना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आउट ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज एंड 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन विच हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। कि अब यहाँ पे क्या दिया है कि 1 मोलर और 2 मोलर दो अलग अलग सॉल्यूशन दे दिए, कहते हैं बताओ इन दोनों में से किसका हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा मतलब कि यहाँ पे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, जिसमें एक फैक्टर है कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि कंसेंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, इसीलिए जो 2 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन होगा उसका जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा होगा। अब यहाँ लिखने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स है जिसपे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं, तो वो होता है टेम्परेचर, कंसेंट्रेशन, एसोसिएशन डिसोसिएशन की कैसे अगर वो जुड़ रहे हैं या फिर वो डिसोसिएट हो पा रहे हैं, एंड देन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एंड सबसे ज्यादा ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तो बात ज्यादा बात पूछी जाती है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज NaCl सॉल्यूशन फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर। कि ये लोअर टेम्परेचर में फ्रीज क्यों होता है। तो हमें पता है कि जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, किसी सॉल्यूशन बनाते हैं उसका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, या हम उसे सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, लो टेम्परेचर पे जो वेपर प्रेशर है सॉलिड का वो सॉल्यूशन के इक्वल होगा, और जिसकी वजह से वो फ्रीज होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसे टेम्परेचर होता है जहां पे वेपर प्रेशर जो होता है हमारे पास सॉल्यूशन का वो इक्वल हो जाता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के। तो यहां पे हमारे पास ये रीजन हो गया इस क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल हैपन इफ ह्यूमन आरबीसीज आर प्लेस्ड इन 1.2% NaCl सॉल्यूशन एंड नंबर 2 0.4% NaCl सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बेटा ये ध्यान रखना कि जो हमारे पास जो आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज जो होते हैं वो आइसोटोनिक होते हैं 0.91% NaCl सॉल्यूशन के। तो जब 0.91% NaCl सॉल्यूशन को अगर इंसर्ट करते हैं तो आरबीसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम आरबीसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख दें या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं तो उसका हमारे पास बैड इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग 0.91% से ज्यादा वाले सॉल्यूशन में से रख रहे हैं तो वो हो जाएगा हाइपरटोनिक, और लेस वाले में रख रहे हैं तो हो जाएगा हाइपोटोनिक। तो अगर हाइपरटोनिक पे रखेंगे तो हाइपरटोनिक पे रखने पे क्या होता है कि आरबीसी से जो वाटर कंटेंट होता है वो बाहर निकल जाएगा और वहां पे वो श्रिंक हो जाएंगे, ठीक है। और जबकि अगर हम उसे हाइपोटोनिक में रखेंगे तो हाइपोटोनिक में रखने पे क्या होगा कि जो आउटसाइड से जो हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उससे वाटर एंटर करेगा आरबीसी के अंदर, और जिसकी वजह से जो आरबीसी होगी वो स्वेल होगी और स्वेल होकर फाइनली वो बस्ट हो जाएगी। तो दोनों ही कंडीशंस हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये हमारे पास इंपैक्ट होता है जब हम लोग आरबीसीज को हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई डज कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज विद डाइल्यूशन। अब कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्टेंस, और कंडक्टेंस का मतलब कि जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कहते हैं कि हमारे पास व्हाई डज कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। अगर डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टिविटी डिक्रीज क्यों करती है, तो उसके पीछे रीजन क्या है कि जब हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं वो हमारे पास पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ आयन जितने तो उतने ही रहेंगे, बट नंबर ऑफ आयन बहुत ज्यादा बिखर जाएंगे या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रस्टिंग ऑफ आयरन इज क्विकर इन सैलाइन वाटर। सैलाइन वाटर में क्या होता है, सैलाइन वाटर में हमारे पास अगर बात करें तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, ये कोरोजन होता है। कोरोजन क्या होता है, हमें पता है बहुत सारे फैक्टर्स उसे प्रमोट कर देते हैं या फेवर करते हैं, तो उसमें एक फैक्टर आता है इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस। तो क्या होता है, सैलाइन वाटर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, जो हमारे पास आयरन होता है, आयरन की सरफेस के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे से इलेक्ट्रोकेमिकल साइट्स या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जनरेट हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है हमारे पास जो रस्टिंग होती है वो रस्टिंग बढ़ जाती है। यही रीजन है इस क्वेश्चन का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लॉक्स ऑफ मैग्नीशियम आर स्ट्रैप्ड टू स्टील हब्स ऑफ ओशन गोइंग शिप्स। जो शिप्स होते हैं जो ओशन में जाते हैं उनमें मैग्नीशियम के बड़े बड़े से स्ट्रैप्स को आगे लगा दिया जाता है जहाजों में। ऐसा क्यों किया जाता है, तो सिंपल सी फैक्ट है कि हम रस्टिंग से बचाना चाहते हैं, क्योंकि स्टील क्या होता है, स्टील एक हमारे पास एलॉय होता है, मतलब हमारे पास इसमें आयरन भी होगा, कार्बन भी रहता है, कुछ कंटेंट में क्रोमियम वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, तो डिफरेंट हमारे पास इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो अब मैग्नीशियम क्या है, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से इन सबको कोरोजन से बचा देता है। यही रीजन है कि हम यहाँ पे
इसको स्टेप के फॉर्म में शिप्स पे लगा देते हैं, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है बीइंग हाईली रिएक्टिव, तो ये कोरोजन से बचा देता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल पोटेंशियल ऑफ मरकरी सेल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट। कहते हैं जो मरकरी सेल होते हैं उनका जो सेल पोटेंशियल होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है लाइफ लॉन्ग। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है कि जो हमारे पास जो मरकरी सेल्स होते हैं इनमें किसी भी टाइप के जो हमारे पास आयंस है वो इन्वॉल्व नहीं होते पूरी सेल रिएक्शन में, और यही रीजन है अगर आयंस इन्वॉल्व नहीं है तो कंसेंट्रेशन भी कभी चेंज नहीं होती। तो जब कंसेंट्रेशन में हमारे पास ज्यादा चेंज नहीं होगा नेट सेल रिएक्शन में, तो क्या होगा, इसी वजह से यहाँ पर हमारे पास ये लाइफ लॉन्ग सेम पोटेंशियल देते रहते हैं। अब एक बार इसका कुछ यूज भी पूछा गया है, तो इसके यूज कहाँ होते हैं, जैसे हम सबको पता है कि वॉचेस में हम इसे यूज करते हैं, कैलकुलेटर्स में यूज करते हैं, तो और हेयरिंग एड्स में यूज कर सकते हैं, तो बहुत जगह हम इसे यूज करते हैं, तो इनके यहाँ पे आप यूजेस लिख सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज मेजर्ड। तो नहीं, देखो अब हम लोगों ने जब पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हमें पता था कि हम किसी भी अगर इलेक्ट्रोड की बात करें तो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हम उसे क्या करते हैं, असेंबल कर देते हैं किसके साथ, NHE के साथ या फिर SHE के साथ। SHE के साथ जब हम जोड़ते हैं तभी हम पोटेंशियल को कैलकुलेट कर पाते हैं, और एब्सोल्यूट का मतलब कि इंडिविजुअल किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल तो हम नहीं कर सकते। तो यही रीजन है कि हम लोग कभी भी किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, यही इसीलिए हम एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी मेजर नहीं कर सकते। देन आता है कि E नॉट सेल और डेल्टा G नॉट फॉर रिएक्शन फॉर अ सेल रिएक्शन एवर बी इक्वल टू जीरो। क्या ये कभी इक्वल जीरो हो सकते हैं? नहीं, ये कभी इक्वल टू जीरो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि सेल का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है वो कुछ ना कुछ होगा, और अगर ये ऐसा जीरो हो जाएगा तो तभी होगा जब वो कोई भी हमारे पास टेंडेंसी शो नहीं करेगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और ये तभी पॉसिबल होगा जब वो इक्विलिब्रियम हो। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ये अप्रोच होगी नहीं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कब आती है? जब E नॉट सेल नहीं, E सेल और डेल्टा G सेल इक्वल होता है जीरो के। तो यहाँ पे यही रीजन है कि हमारे पास डेल्टा E नॉट सेल और डेल्टा G नॉट कभी भी ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकते। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि HCl डज नॉट गिव एसिडिक सॉल्यूशन इन बेंजीन, कि HCl एसिडिक सॉल्यूशन नहीं देता बेंजीन में। अब HCl एसिडिक सॉल्यूशन क्यों देता है? कि वो H+ आयन फर्निश करता है। अब बेंजीन क्या है? बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट है और ये पोलर सॉल्यूट है, तो जब पोलर है तो पोलर में ही इजीली डिसॉल्व होगा, कोई लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर होता है, HCl पोलर होता है, इसलिए HCl क्या होता है, ये आयनाइज नहीं हो पाता नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और यही रीजन है कि हमारे पास ये इसका जो सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन नहीं होता। अब देखो यहाँ पे हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई अल्टरनेटिंग करंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन को हम लोग जब मेजर करते हैं इसका रेजिस्टेंस, तो हम लोग इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का यूज करते हैं। तो जो हमारे पास यहाँ पे अरेंजमेंट किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग कहते हैं कि यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट को क्यों यूज कर रहे हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट बेटा इसलिए यूज करा जाता है क्योंकि जो हम सॉल्यूशन लेते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, और जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है अगर हम लोग इसमें यहाँ पे AC का यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा, और इलेक्ट्रोलाइज होने की वजह से जो उसकी कंसेंट्रेशन होती है वो चेंज हो जाएगी। कि अब यहाँ पे अगर हम इसे यूज कर रहे हैं तो इससे हमारे पास क्या होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होगी, तो इसकी कंसेंट्रेशन आयंस की चेंज नहीं होगी, और वो हमेशा कांस्टेंट बने रहेंगे। यही रीजन है अल्टरनेटिंग करंट को यूज करने का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल pH ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन बी अफेक्टेड व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। pH सॉल्यूशन जो होता है ब्राइन सॉल्यूशन का वो कैसे, या जो pH होता है ब्राइन सॉल्यूशन का वो कैसे अफेक्ट होता है इलेक्ट्रोलिसिस से। तो आपको पता होना चाहिए ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है। ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं NaCl सॉल्यूशन को। तो NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो होता क्या है, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो NaCl की, तो इससे हमें यूज करते हैं इसका हम लोग NaOH के प्रिपरेशन में। तो क्योंकि यहाँ पे NaOH का प्रिपरेशन हो जाता है इस प्रोसेस के अंदर, तो NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एल्कली है, इस वजह से क्या होगा, इसकी जो pH होती है वो pH बढ़ जाती है। ठीक है। Next question is in some cases it is found that a large number of colliding molecules have energy more than threshold energy but yet reaction is slow। मतलब कि अगर हमारे पास बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी ज्यादा होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी से, लेकिन उनकी रिएक्शन स्लो होती है। ऐसा क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए।
तो इसके पीछे रीजन ये है बेटे कि हमारे पास जब कोई कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो उनके इफेक्टिव कोलिजन के लिए उनमें दो चीजों का होना जरूरी है। पहला होता है प्रॉपर एनर्जी का और दूसरा होता है प्रॉपर ओरिएंटेशन का। अगर प्रॉपर एनर्जी है, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, तब भी हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। अब यहां बात क्या कह रहा है कि हैव एनर्जी मोर देन थ्रेशोल्ड, मतलब कि एनर्जी प्रॉपर है। तो अब अगर एनर्जी प्रॉपर है तो कौन सी रिक्वायरमेंट है जो पूरी नहीं हो रही होगी? सेकंड रिक्वायरमेंट है प्रॉपर ओरिएंटेशन, क्योंकि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा इस वजह से यहां पे ऐसा होता है। तो इसका रीजन होगा इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है व्हाई डज रेट ऑफ रिएक्शन नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन प्रोसेस। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें पता है कि जब हम जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, टाइम पास होगा, तो कंसंट्रेशन क्या होता है? डिक्रीज कर जाएगी, और कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज कर जाता है टाइम के साथ। और यही रीजन है कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कभी कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि वेरिएबल हो जाता है जैसे जैसे टाइम पास होता है। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिएक्शन विद मॉलिक्यूलरिटी हायर देन 3 आर रेयर। तो कहते हैं कि अगर ऐसे मॉलिक्यूल्स हो जिनमें हमारे पास 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं तो ऐसी मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास बहुत कम होती है, ऐसी रिएक्शन बहुत कम होती है। ऐसा क्यों? तो उसके पीछे रीजन ये है बेटा कि अगर 3 से ज्यादा हमारे पास मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे तो एक टाइम पे वो तीनों मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर पाए, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसको समझने के लिए आप क्या करिएगा, एक बॉक्स ले लीजिए, उसमें 2 बॉल्स लिए, एक और ले लीजिए, और फिर इन्हें हिलाइए, शेक कीजिए, तो देखिएगा कि बहुत कम चांसेस होंगे कि जब ये तीनों पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करें। क्यों? क्योंकि जब 2 पार्टिकल्स कोलाइड कर जाएंगे तो तीसरा जब कोलाइड करना होगा तो 2 पहले ही ऑलरेडी कोलाइड हो चुके हैं, ये एक दूसरे से दूर हट जाएंगे, और इस तरह से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे कभी भी तीनों मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड नहीं हो पाएंगे, और इसी वजह से मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो 3 बहुत रेयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद टेम्परेचर। कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के बढ़ाने पे बढ़ जाता है। अब हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के बढ़ाने पे क्यों बढ़ता है? तो हमें पता है कि टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर को बढ़ाने पे क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो बढ़ जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी पार्टिकल्स की तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन का रीजन होता है इफेक्टिव कोलिशंस। जब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करेंगे। जब पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करेंगे तो उनके बीच में कोलिशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और जब उनके बीच में कोलिशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उस वजह से क्या होगा, हमारे पास इफेक्टिव कोलिशन बढ़ जाएंगे, और इफेक्टिव कोलिशन अगर बढ़ जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन in same vessel does not lead to formation of water at room temperature। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आता है कि जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर कोई फ्यूल होता है, फ्यूल रखा होता है तो वो जलता नहीं है। तो अब ये वाला क्वेश्चन आ जाए, या फिर अगर कोई फ्यूल रखा हुआ है और रखा होने के बाद भी ऑक्सीजन में अपने आप नहीं जलता, उसके पीछे क्या रीजन है? तो उसके पीछे रीजन है कि इन दोनों ही प्रोसेस के लिए हमें कुछ एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए ऐसा नहीं होता। तो ये हमारे पास हो गए टॉप 21 क्वेश्चंस फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड। बट 1-2 क्वेश्चंस और हैं, कुछ क्वेश्चंस क्या कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ये क्वेश्चन में कभी पूछ भी लेते हैं, तो 2-3 पॉइंट है, इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि मॉलिक्यूलरिटी काइंड बी जीरो। क्यों मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ऐसा क्यों? ये इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मॉलिक्यूलरिटी जीरो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी बताती है कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं किसी रिएक्शन में उसे, तो अगर जीरो हो जाएगा तो मतलब मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करा, ऐसा कभी होता ही नहीं है कि मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट ना करे, कम से कम एक मॉलिक्यूल तो जरूर होगा, तो इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। सेकंड थिंग कभी आता है कि जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो जैसे हम लोग कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें लिखना पड़ता है, तो कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कभी भी हम किसी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखकर नहीं लिख सकते। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसके पीछे रीजन ये है कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है इसे हम लोग लिखते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन के बेस पर, और जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है वो लिखा जाता है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर। तो हमारे पास क्योंकि रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे आता है और रेट लॉ के बेस पर ही हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं, यही रीजन है कि हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से नहीं लिख सकते। ठीक है,
देन हमारे पास आता है, देखो, फ्यूल्स डू नॉट बर्न देमसेल्फ इन ऑक्सीजन, ये मैंने देखिए ऊपर आपसे शेयर कर ही दिया है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपके पास ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, या हमारे पास कहते हैं जो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री के। इन्हें आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, और जितना हो सके इनके आंसर को टू द पॉइंट लिख कर आइएगा।